हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, मेमेलियन फिजियोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स की इस वाली वीडियो में, जो कि बीएससी के फोर्थ सेम के सिलेबस में आता है, तो उस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की एंड काइंड ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की एंड रोल ऑफ लीवर इन फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पे हम बात करते हैं किडनी से स्टार्ट करते हैं। सो किडनी, यहाँ पे किडनी का फंक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे इसका मेन फंक्शन यहाँ पे होता है, अगर हम बात करें, मेंटेन वाटर साल्ट बैलेंस। ओके, सो वाटर साल्ट बैलेंस, ऑस्मोलैरिटी हम बोल सकते हैं, बॉडी की ऑस्मोलैरिटी का मेंटेन रखना। सेकेंड है वो एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि यूरिया होता है मेजरली ह्यूमन की बात करें, थोड़ा केराटिन एंड थोड़ा बहुत माइनर अमाउंट में यूरिक एसिड भी एंड अमोनिया माइनर अमाउंट में, तो वो उसको एलिमिनेट करना। थर्ड यहाँ पे हम बोल सकते हैं हार्मोन सिक्रेशन, जक्स्टाग्लोमेरुलर सबस्ट्रेट, वहाँ पे है वो रेनिन वगैरह सिक्रेट होता है किडनी से। एंड 1 to 5 यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल, जो कि हम बोलते हैं विटामिन डी को एक्टिवेशन करना, उसका भी विटामिन डी का एक्टिवेशन भी किडनी से होता है। देन इरिथ्रोपोएटिन, जो कि ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, ब्लड सेल को सिंथेसिस कराने में जो ज़रूरी होता है इरिथ्रोपोएटिन, वो भी यहीं से वो सीक्रेट होता है हार्मोन। देन ग्लूकोनियोजेनेसिस वाली प्रोसेस किडनी की कुछ सेल्स में है वो देखने को मिलता है। देन है वो ब्लड है, उसकी पीएच को मेंटेन करना भी है वो किडनी, अगेन आयंस वगैरह को अब्जॉर्ब करता रहता है, तो ब्लड का पीएच भी इसी तरह मेंटेन रहता है। फिर ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि वाटर को अब्जॉर्ब किया जाता है किडनी में, एक्सक्रीट किया जाता है। सो यहाँ पे है वो वाटर का अंदर जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल किया जाता है, जिससे वो वाटर प्रेशर भी है वो कंट्रोल में रहता है। यहाँ पे किडनी की स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो ये है एक रीनल आर्टरी, जो कि ब्लड ला रही है, वो आर्टरी जो कि रीनल यानी किडनी की तरफ ब्लड ला रही है, किडनी की तरफ ब्लड लाती है, उसे बोलते हैं रीनल आर्टरी। तो यह आप रीनल आर्टरी बन रही है। सेकंड, जो किडनी से वो वापस से ब्लड ले जा रही होती है हार्ट की तरफ, उसे बोलते हैं रीनल वेन। और जो हार्ट से किडनी की तरफ ब्लड लाती है उसे रीनल आर्टरी बोलते हैं। तो ये एक एक आर्टरी और एक वेन्स है वो आती है इधर, और उन एक आर्टरी से है वो दोनों तरफ है वो, दोनों किडनी की तरफ है वो अंदर की तरफ ये जाती है, आर्टरी एंड वेन्स। ये आप किडनी आप देख पा रहे हो, जिसमें यहाँ पे यूरेटर है, ये यूरेटर से होके बाद में नीचे ये यूरेटर, दोनों किडनी के यूरेटर नीचे यूरिनरी ब्लैडर में है वो जाके मिल जाते हैं। तो इन्हीं यूरेटर से है वो यूरिन आता है और इस यूरिनरी ब्लैडर में है वो एक्यूमुलेट होता है। देन लास्ट में यूरिथ्रा है, उससे होकर बॉडी से बाहर है वो निकलता है। ये रीनल अगेन वेन है, हम बताएं तो ये रीनल आर्टरी है। और ये यहाँ पे वो आप यूरेटर भी, ये किडनी है पूरा बीन से, एंड ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, एंड ये यूरेथ्रा है। वहीं अगर इस किडनी का, बीन से किडनी का, अगर हम इस प्रकार से एलएस कट करें, ऊपर से लेके नीचे की तरफ से अगर कट कर दें और कट करके हम देखें इस पूरी किडनी को, इस प्रकार से एलएस कट करके फिर देखें, तो यहाँ पे है वो कुछ एलएस कट है वो का अगर डायग्राम हम बनाएं, तो ये कुछ है वो अंदर की तरफ तो दो पार्ट होते हैं। ये कुछ रीनल पिरामिड्स होते हैं जिसमें नेफ्रॉन्स होते हैं बहुत सारे। एक किडनी में 1 मिलियन ऑलमोस्ट नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं, 10 लाख तक। तो ये रीनल पिरामिड्स होते हैं। अगेन ये बाहर वाला पार्ट, दो पार्ट होते हैं, एक तो आउटर वाला साइड होता है जो कि यहाँ पे कॉर्टेक्स कहलाता है। इसे आउटर वाले पार्ट को हम, किडनी में जो दो लेयर होती है, एक तो आउटर पार्ट होता है, आउटर लेयर जो होती है जिसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये बीच वाला पार्ट होता है उसे
मेडुला बोलते हैं। ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन में ऐसा ही होता है, जो बाहरी वाली लेयर होती है वो कॉर्टेक्स की होती है, बीच वाली लेयर होती है वो मेडुला की होती है। इसी कॉर्टेक्स और मेडुला के ऑलमोस्ट कनेक्टिव पॉइंट में ये है वो रीनल पिरामिड्स होते हैं, जहाँ पे नेफ्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। इन्हीं नेफ्रॉन्स की सारी ट्यूब्यूल्स मिलके जो कलेक्टिंग डक्ट्स बनाती है वो सारी इस बीच वाली कैलिक्स वाले पार्ट में जाके मिलती है, और वो सारी मिलके है वो यूरेटर में है वो यूरिन सिक्रेट करती है। अब नाउ अगर इसको भी थोड़ा सा क्लोजअप व्यू देखें कि कौन सा टाइप नेफ्रॉन्स होता है वो किधर उसकी लोकेशन होती है, तो वो अगर हम बनाएं तो ये एक है वो किडनी का हमने कट जो बनाया था उसको भी थोड़ा और जूम किया है कि ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है वो है कॉर्टेक्स वाला पार्ट, जो हम येलो कलर से कर रहे हैं। तो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, उससे नीचे वाला पार्ट है मेडुला वाला पार्ट। सो इसमें होता क्या है, कॉर्टेक्स में ये जो हम रीनल पिरामिड नेफ्रॉन बता रहे थे, ये एक नेफ्रॉन की हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन किडनी की। तो ये नेफ्रॉन का शुरुआत बोमन कैप्सूल से होता है, फिर उसके बाद में प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आती है, और उसके बाद में प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद में, हालांकि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इस मेडुला वाले पार्ट में होती है, थोड़ा सा ये ऊपर बन गया है। उसके बाद में ये लूप ऑफ हेनले आता है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और बाद में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, देन ये कलेक्टिंग डक्ट जो बन रही है। सो ये यहाँ पे है वो लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट है, और ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, एंड बाद में आता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंड जो कि थिक होता है। देन आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एंड देन है वो ये सारा नीचे वाला पार्ट जो लूप ऑफ हेनले बोल दो चाहे आप, वो सारा है वो मेडुला वाले पार्ट में होता है, बीच वाले पार्ट में किडनी के। और देन जो कलेक्टिंग डक्ट है वो जाके ओपन होती है कैलिक्स वाले पार्ट में, बीच वाला जो पार्ट होता है वो किडनी का, जहाँ से है वो यूरिन यूरेटर से होके यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। तो ये जैसे एक रीनल आर्टरी है, इस रीनल आर्टरी से ब्लड कैपिलरीज है वो आती है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, वो बोमन कैप्सूल में आके है वो यहाँ पे है वो फोल्डेड होती है, बहुत सारी कोइल्ड हो जाती है, और यहीं से है वो इस बोमन कैप्सूल में ये सारे जितने भी ब्लड से है वो फिल्टर होने वाले प्रोडक्ट है वो सारे बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। लाइक यूरिया है, एंड बोमन कैप्सूल के अंदर है वो यूरिया एंड वाटर वगैरह सब ग्लूकोज वगैरह इसमें आ जाते हैं, एंड लाइक क्रिएटिनिन एंड। तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस है जो बोमन कैप्सूल और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है उसके जंक्शन पे हमें देखने को मिलता है, जो कि रेनिन सिक्रेट करता है। और ग्लोमेरुलस कॉम्प्लेक्स इसको बोल देंगे बोमन कैप्सूल और जो रीनल कैपिलरीज है आर्टरीज की उसको। सो यहाँ से है वो ये रीनल आर्टरी है। सो ये कुछ है वो एक स्ट्रक्चर में हम बोल सकते हैं, किडनी के स्ट्रक्चर में ही है वो, इसको वो बना सकते हैं, ये 3 डायग्राम्स बना सकते हैं। लाइक जो वह आर्टरी जो रीनल आर्टरी में भी जो आर्टरी इस बोमन कैप्सूल के अंदर आ रही है उसको हम एफरेंट आर्टियल बोलेंगे, और बोमन कैप्सूल से जो आर्टरी जा रही है आगे की तरफ उसे बोल देंगे इफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब देखो हमने ये स्ट्रक्चर जो बनाई है नेफ्रॉन की, उसमें लाइक रीनल जो कैप्सूल बनाया था जिसमें बोमन कैप्सूल है वो वाला पार्ट कहाँ पे है, आपको भी दिख रहा है कि कॉर्टेक्स वाले पार्ट में है, और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है तो वो यहाँ पे कॉर्टेक्स वाले पार्ट में है, दोनों के दोनों। वहीं अगर हम बात करें रीनल ट्यूब्यूल्स जो कि लाइक प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, उसका मोस्टली पार्ट है वो मेडुला में होता है, थोड़ा बहुत है वो कॉर्टेक्स में भी होता है, और लूप ऑफ हेनले है वो सारा है वो हमें मेडुला में देखने को मिलता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मेडुला में होती है लेकिन कुछ पार्ट है वो कॉर्टेक्स में भी होता है। देन जो कलेक्टिंग डक्ट है वो भी है वो यहाँ पे मेडुला में देखने को मिलती है। तो लाइक हमने कहा था कि एक किडनी में ऑलमोस्ट। सो अभी हम बात करते हैं नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन मैमल्स, ओके, मेमेलियन फिजियोलॉजी। सो लाइक इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजनस
waste product are formed as a result of protein and nucleic acid metabolism. Okay, सो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जब मेटाबोलाइज होते हैं, जब टूटते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म से कहीं ना कहीं अमीनो ग्रुप है वो जब अलग होता है उससे, तो जब अमोनिया वो सीक्रेट होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है. सो द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस waste excreted by an organism depends on its habitats. Okay, so habitats and water availability एंड एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन. सो यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो कौन से हैबिटेट में रहता है. अगर वाटरी इन्वायरमेंट में रहता है जैसे कि बोनी फिशेज है तो वो वहाँ पे अमोनिया सिक्रेट करती है. टेरेस्ट्रियल में यूरिया है, तो वो अलग अलग आगे हम देखेंगे. सो द मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इंक्लूड्स लाइक कौन से होते हैं, लाइक अमोनिया होता है, सेकंड यूरिया होता है, थर्ड यूरिक एसिड होता है. ये तो मेजरली होते हैं, लेकिन अदर भी कुछ होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, क्रिएटिनिन, हिपेरिक एसिड्स वगैरह, वो भी हम यहाँ पे हम देखेंगे. लाइक जैसे क्रिएटिन है, हिपेरिक एसिड है एंड सो अभी हम अमोनिया से हम शुरू करेंगे. फर्स्ट अमोनिया के बारे में थोड़ा अगर देखें, इस प्रोसेस को बोलते हैं एमोनिटेलिज्म. और जो एनिमल्स जो कि अमोनिया को सिक्रेट करता है एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, वो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम एमिनोटेलिक. सो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है. सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया ही है, जो कि जिसको सोल्यूबलाइज करने के लिए हमें काफ़ी लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है. और सो रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डाइल्यूशन एंड वेरी सोल्यूबल इन वाटर. वाटर में काफ़ी सोल्यूबल होता है एंड इजीली डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और जिससे वो काफ़ी सेल्स को ये ऑक्सीडेटिव डैमेज भी पहुंचा सकता है. टॉक्सिक होता है एंड रिक्वायर्ड लेस एनर्जी फॉर प्रोडक्शन एंड नो फर्दर कन्वर्जन नीडेड. ओके, सो इसको बिकॉज ये अमोनिया है, प्रोटीन के डाइजेशन से तुरंत बन सकती है, लेकिन उसको है वो वाटर की कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है, तुरंत उसको बाहर निकालना होता है शरीर से. काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है. और अगर एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्वाटिक एनिमल में ये एज एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, ये प्रोडक्ट होता है. लाइक बोनी फिशेस जो होती है, और जो एम्फीबियंस जो कि पानी में रहते हैं, वो एम्फीबियंस जो कि पानी में रहते हैं वो भी अमोनिया को ही सिक्रेट करते हैं. और लेकिन मैमल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, काफ़ी ट्रेस अमाउंट में ये वो देखने को मिलता है. बाकी तो ज़्यादातर तो यूरिन में यूरिया ही सिक्रेट होता है लाइक मैमल्स में. सो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें अमोनिया की, अमोनिया के क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो उसको हम बोल सकते हैं उसको स्टोर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकते. इमीडिएटली हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा बॉडी से, जिसके लिए कांस्टेंट वाटर की सप्लाई हमें चाहिए होगी. नीड कांस्टेंट वाटर सप्लाई फॉर डाइल्यूशन, उसको डाइल्यूशन के लिए और इमीडिएटली रिमूव करने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. इसीलिए ये वाटरी इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है, लाइक बोनी फिशेज एंड वाटरी एम्फीबियंस. लाइक सेकंड आता है यूरिया. यूरिया जो सिक्रेट करता है उसे यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटेलिस. लेस टॉक्सिक होता है, अमोनिया से थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, और वाटर में सोल्यूबल होता है. और यूरिन के थ्रू हम अपन जो मूत्र करते हैं, यूरिन करते हैं, उसके थ्रू ये एक्सक्रीट होता है बॉडी से, जो कि लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है. आगे हम देखेंगे ऑर्निथिन साइकिल क्या है, यूरिया साइकिल क्या है, जिसके थ्रू लीवर की सेल्स में ये यूरिया बनता है अमोनिया से. क्योंकि लीवर क्या करता है, अमोनिया जो कि टॉक्सिक होता है उसको कन्वर्ट करता है यूरिया में. वो कैसे करता है आगे हम देखेंगे. एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, जो कि कॉमन होता है मैमल्स में और एडल्ट एम्फीबियंस में, एंड जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है, कार्टिलेजिनस फिशेज जैसे कि शार्क है, उसमें भी यूरिया ही सिक्रेट होता है. और कुछ रेप्टाइल्स में भी ये यूरिया सिक्रेट यूरिया है वो नाइट्रोजनस वेस्ट सिक्रेट होता है. ह्यूमन की अगर बात करें 25 to 30 ग्राम पर डे यूरिया का सिक्रेशन होता है. अगर हम बात करें पर डे बेस पे यूरिया का थ्रू यूरिन यहाँ पे. एंड नाउ अगर एडवांटेज की अगर हम बात करें यूरिया की एडवांटेज की, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अपने शरीर में भी आप देख सकते हो इंटरमीडिएट लेवल का वाटर रहता है.
तो थोड़ा कम वाटर की रिक्वायरमेंट से काम चल जाता है, और अमोनिया के कंपेयर करें तो। और इसको थोड़ी समय के लिए हम बॉडी में स्टोर भी कर सकते हैं, लाइक अपने यूरिनरी ब्लैडर में थोड़े समय तक मूत्र इकट्ठा रहता है ना, स्टोर रहता है, तो इसको थोड़े समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका यही है, जब इसको बनाने में लीवर, क्योंकि लीवर सेल्स यूरिया को बनाती है अमोनिया से, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। 5 एटीपी पर यूरिया मोलिक्यूल सिंथेसिस, एक यूरिया मोलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए 5 एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है। सो यहाँ पे ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो इसलिए ये थोड़ा डिसएडवांटेज में हम रख सकते हैं इसको। इसके बाद में आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड और जो सीक्रेट करता है यूरिक एसिड एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं, उन एनिमल्स को बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल, एंड यूरिकोटेलिज में इसको है वो प्रोसेस को बोलते हैं, जो कि लीस्ट टॉक्सिक होता है। सबसे कम टॉक्सिक यही नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि वाटर में लगभग इनसोल्यूबल होता है। सो इसके लिए वाटर की नीड इतनी ज़्यादा होती नहीं है, वाटर की नीड नहीं होती है। सो एक्सक्रीट एज ए पेस्ट सेमी सॉलिड। सो सेमी सॉलिड और पेस्ट जो होता है, उस कंडीशन, उस नेचर में ये है वो एक्सक्रीट होता है बाहर की तरफ, क्योंकि वाटर उसमें ज़्यादा नहीं होता है। सो इससे है वो बॉडी में है वो वाटर को कंजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। सो सिंथेसिस इन द लीवर वाया प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के थ्रू इसको वो सिंथेसिस किया जाता है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, कॉमन इस बर्ड्स में है वो देखा जाता है, और रेप्टाइल्स में देखा जाता है, और इंसेक्ट एंड लैंड स्नेल्स में है वो ये इसका एक्सक्रीशन देखा जाता है। एंड इन मैमल्स स्मॉल अमाउंट आर एक्सक्रीटेड। ओके, सो मैमल्स में भी अगर ह्यूमन की बात करें, सो बहुत ही कम, नए के बराबर 0.5 to 1 ग्राम पर डे यहाँ पे ये एक्सक्रीट होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे बिकॉज इसमें है वो एडवांटेज की बात करें, सो वाटर के वो मिनिमम सही होता है, तो मिनिमम वाटर लॉस यहाँ पे देखने को मिलता है बॉडी से। सो जो डेजर्ट वाले इलाके में जो भी एनिमल्स होते हैं, सो वहाँ पे उनको वो वाटर को कंजर्व किया रखना होता है बॉडी में। सो इसलिए वहाँ पे भी ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स देखे जाते हैं, यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। एंड कैन बी स्टोर्ड इन एग। दूसरा एडवांटेज है, एग के अंदर इसको स्टोर किया जा सकता है, जो कि एम्ब्रियो के लिए टॉक्सिक नहीं होता है ये। सो इसलिए वहाँ पे है वो एग के अंदर एज ए एक्सक्रीटरी यहाँ पे यूरिक एसिड को एक्सक्रीट किया जा सकता है, ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता वहाँ पे। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी इसकी चाहिए होती है इसको बनाने के लिए। लीवर में यूरिया सिंथेसिस से अगर कंपेयर करें तो उससे भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है इसको सिंथेसिस करने में। एंड कैन कॉज गाउट इफ अक्यूमुलेट यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट्स में अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल अगर अक्यूमुलेट हो गए, जमा हो गए, तो वहाँ गाउट्स वो क्रिएट कर सकते हैं। सो ये इसका है वो डिसएडवांटेज है। सो यहाँ पे हमें अगर हम देखें अदर नाइट्रोजनस वेस्ट की, सो यहाँ पे केराटिन होता है, एंड डिराइव्ड फ्रॉम केराटिन फॉस्फेट। ओके, सो मसल मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है, एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन लाइक ऑलमोस्ट, ये भी बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिलता है, 1 to 2 ग्राम पर डे इन एनिमल्स। ओके, सो एंड यूज्ड क्लिनिकली टू असेस किडनी फंक्शन। ओके, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट एस्टिमेशन, सो ये उसके लिए यहाँ पे वो ज़रूरी होता है। एंड हाइप्यूरिक एसिड, ओके, सो फॉर्म्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड प्लस ग्लाइसिन। ओके, सो इससे है वो बेंजोइक एसिड और ग्लाइसिन से यहाँ पे है वो ये मिलकर यहाँ पे इस रिएक्शन से है वो ये हाइप्यूरिक एसिड बनता है। डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर, यहाँ पे इसका डिटॉक्सिफिकेशन है वो लीवर में देखने को मिलता है, उसके थ्रू है वो ये बनता है हाइप्यूरिक एसिड। सो एक्सक्रीटेड इन यूरिन, जो कि यूरिन में एक्सक्रीट होता है, कॉमन इन हर्बीवर्स एंड कंज्यूमिंग फिनोलिक्स कंपाउंड्स। ओके, सो जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं उसको कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं उन एनिमल्स में, हर्बीवर्स में। एंड जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, फिनोलिक्स जो कि हर्बीवर्स में, प्लांट्स में अपनी प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो वो प्लांट को खाने वाले हर्बीवर्स, उनमें ये है वो देखने को मिलता है हाइप्यूरिक एसिड। एंड एलेंटोइन एंड एनाल्टोइक एसिड थर्ड यहाँ पे वो अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आ जाता है, जो कि कुछ मैमल्स में लाइक प्राइमेट्स है वो यहाँ पे एक्सक्रीट करते हैं एलेंटोइन। एंड फर्दर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ यूरिक एसिड इन सम एनिमल्स। इफ यू टॉक अबाउट रोल of liver
in the formation of nitrogenous excretory product. Okay, so the liver is a central metabolic organ that play a crucial role in detoxification of nitrogenous waste. Okay, and derive from protein and nucleic acid metabolism. So जो न्यूक्लिक प्रोटीन और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से जो लाइक एमोनिया बनती है जो कि वेरी टॉक्सिक होती है, उसे डिटॉक्सिफाइंग करने का यहाँ पे लीवर है वो रोल प्ले है वो करता है। यहाँ पे इट इज कन्वर्ट हाईली टॉक्सिक अमोनिया इनटू लेस हार्मफुल कंपाउंड लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। सो ये लीवर में ही होता है, जो अमोनिया है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, इंश्योरिंग सेफ एक्सक्रीशन। ओके, सो बिलो इज ए यहाँ पे हम वो कुछ डिटेल हम देखने वाले हैं लीवर के फंक्शन के बारे में। लाइक फर्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया का यहाँ पे है वो ये काम करता है। सोर्स यहाँ पे है वो अमोनिया का लाइक होता है कि लाइक डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड से एमिनो ग्रुप है वो रिमूवल होने से अमोनिया है वो बनता है कि किसी भी प्रोसेस के थ्रू अगर उसका एमिनो ग्रुप रिमूव हो रहा है, या फिर बैक्टीरियल एक्शन इन द गट। ओके, फ्रॉम अनडाइजेस्टेड प्रोटीन। सो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन के ऊपर अगर बैक्टीरियल एक्शन कुछ हो रहा है, एंड ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स जो न्यूक्लिक एसिड में है वो नाइट्रोजनस बेस होते हैं प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। सो उनके ब्रेकडाउन से भी है वो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म जब होता है तो उनके ब्रेकडाउन से भी है वो अमोनिया वगैरह है वो जनरेट होती है। सो वाई अमोनिया मस्ट बी डिटॉक्सिफाई। अब ये भी एक है वो टॉपिक बनता है। सो हाईली टॉक्सिक टू द सेल बिकॉज अमोनिया वो सेल के लिए हाईली टॉक्सिक होता है, स्पेशली न्यूरॉन्स सेल्स के लिए। कैन कॉज हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी यहाँ पे ये कॉज कर सकता है, और ऑक्सीडेटिव डैमेज है वो कर सकता है सेल्स को, इसीलिए ये अमोनिया है वो यहाँ पे। सो डिस्टर्ब पीएच बैलेंस को ये डिस्टर्ब कर सकता है बिकॉज फ्रॉम अमोनियम आयंस। ठीक है, अमोनियम आयंस के कारण है वो वाटर में यहाँ पे पीएच बैलेंस है वो यहाँ पे इनबैलेंस हो सकता है अमोनिया आयन के कारण। और ये स्टोर भी नहीं हो सकता है, सो मस्ट बी कन्वर्टेड इमीडिएटली। सो इसीलिए इसको वापस से इमीडिएटली है वो कन्वर्ट किया जाता है। अब बिकॉज अमोनिया को है वो कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में ह्यूमन के अंदर, और वो भी साइकिल होता है ऑर्निथिन साइकिल जो कि लीवर में होता है। सो लीवर ही उसको वो कन्वर्ट करता है यूरिया में। तो वो किस प्रकार से करता है, ये है पूरा ऑर्निथिन साइकिल आप देख पा रहे हो। यहाँ पे होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 और ATP से है वो मिलकर यहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट है वो जनरेट होता है। यहाँ पे आप ATP देख पा रहे हो और ये है CO2। बिकॉज देखो CO2 यहाँ पे कार्बोनिक आयन में है वो कार्बोनिक आयन के फॉर्म में होता है। बिकॉज यहाँ पे देखो सेल के अंदर CO2 होता है और होता है H2O, वो दोनों मिलकर है वो बनते हैं H2CO3 बनते हैं। और वो H2CO3 है वो ब्रेक डाउन हो सकता है HCO3 माइनस और H+ में। तो यहाँ पे ये CO2 इस फॉर्म में रहता है HCO3 माइनस में, जो कि यहाँ पे है वो दिखा रखा है। तो ये CO2 या फिर HCO3 माइनस है वो दो ATP से है वो मिलकर, और अमोनिया जिसको हमें टॉक्सिक जो कि टॉक्सिक होता है डिटॉक्सिफिकेशन इसका करना है, वो अमोनिया वो एमीन या फिर अमोनिया वो है वो यहाँ पे ATP और CO2 या HCO3 माइनस के साथ में मिल के यहाँ पे एंजाइम आता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस। यहाँ पे है वो एंजाइम आके इसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोमाइल फॉस्फेट्स में। ये यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे कन्वर्ट आप करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे ये है कार्बोमाइल फॉस्फेट, ये बना लेता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये प्रोसेस हो रही है। ये कार्बोमाइल फॉस्फेट अभी यहाँ पे ATP से है वो ADP जनरेट हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट है वो ऐड हुआ है। खैर कार्बोमाइल फॉस्फेट यहाँ पे इससे है वो फॉस्फेट ग्रुप, ये जो आप देख पा रहे हो ये फॉस्फेट ग्रुप है वो रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे है वो एक एंजाइम काम करेगा ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम काम करेगा, जो कि बनाता है कार्बोमाइलेज फॉस्फेट से सिट्रुलिन को बनाता है, जो कि बनता है ऑर्निथिन प्लस कार्बोमाइल फॉस्फेट के थ्रू। ये जो आप सबसे पहले कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाए हो इसके साथ में ऑर्निथिन जुड़कर
यहाँ पे ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज एंजाइम के थ्रू यहाँ पे बनता है सिट्रुलिन। ओके, सो ये है ऑर्निथिन का फॉर्मूला। सो आप देख पा रहे हो, ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, ये डायरेक्टली यहाँ पे आप इतना है वो ये ऑर्निथिन है, हम बोल सकते हैं ये ऑर्निथिन है। इसके साथ में जुड़ जाता है कार्बोमाइल फॉस्फेट से, फॉस्फेट हटके ये वाला ग्रुप जुड़ जाता है, CO वाला ये रहा, और ये एमिनो ग्रुप है। तो ये कुछ है वो ऑर्निथिन के साथ में ये कार्बोमाइल फॉस्फेट से फॉस्फेट हटके कार्बोमाइल ग्रुप ये जुड़ के यहाँ पे है वो बन जाता है सिट्रुलिन। ऑर्निथिन के साथ में जुड़ के एंजाइम आता है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज सिट्रुलिन। ये आपके पास स्ट्रक्चर अब बन गई है सिट्रुलिन। अभी ये जो सिट्रुलिन हमारे पास बना है, सिट्रुलिन ये वाली जो स्ट्रक्चर अभी बनी है, वो एस्पार्टिक एमिनो एसिड होता है। एस्पार्टिक एसिड उसके साथ में जुड़ के आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम यहाँ पे आता है। आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज यहाँ पे एंजाइम आता है। वो एंजाइम इन दोनों को है वो मिला के यहाँ पे है वो बना देता है आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट आप देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप हमने देखा था, सो ये वाला ग्रुप है सिट्रुलिन वाला, और इसके साथ में है वो ये काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि ये एस्पार्टिक एसिड है वो ऐड हो जाता है, तो आर्जिनोसक्सिनेट है वो बन जाता है, जिसको है वो यहाँ पे सिंथेसिस कराने का काम करता है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम। अब ये बेसिकली एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एमिनो एसिड जो कि एक कार्बन की साइड में एक कार्बन पे यहाँ पे एमिनो ग्रुप होता है एमिनो एसिड में, दूसरे कार्बन पे होता है COO- और तीसरी तरफ एक कार्बन पे होता है हाइड्रोजन, और चौथे बॉन्ड के साथ में R ग्रुप होता है, और एस्पार्टिक एसिड में R ग्रुप पे यहाँ पे होता है CO2 और CH2COO- ये यहाँ पे AR ग्रुप यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड में होता है। तो ये एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है जो कि सिट्रुलिन के साथ में जुड़ के आर्जिनोसक्सिनेट बना लेता है। अब ये आर्जिनोसक्सिनेट जब हमारे पास बन चुका है, आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम यहाँ पे वो काम करेगा। आर्जिनोसक्सिनेज अगर आर्जिनोसक्सिनेट ये है, इसके ऊपर अगर आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम काम करे तो यहाँ पे होता क्या है, एक कंपाउंड बनता है फ्यूमिरेट। फ्यूमिरेट में होता क्या है, ये जो आर्जिनिन यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड जो था एमिनो एसिड, उसमें जो यहाँ पे एक कार्बन की तरफ जो एमिनो ग्रुप था उसको वो रिमूव कर दिया जाता है। उसको रिमूव करके यहाँ पे दो कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करके एमिनो ग्रुप हटा के यहाँ पे फ्यूमिरेट है वो जनरेट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें इस वाली स्ट्रक्चर और इस वाली स्ट्रक्चर में सिर्फ यही चेंज है कि इसमें यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ से उस NH2 ग्रुप को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो एस्पार्टिक एसिड है जो कि इसके साथ में जुड़ा था, सिट्रुलिन के साथ में जुड़ के यहाँ पे हमारे पास बना था आर्जिनोसक्सिनेट, उस आर्जिनोसक्सिनेट में ये वाला ग्रुप वो यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड वाला ग्रुप है वो हटा दिया जाता है, और इसमें बस NH2 ग्रुप ये नहीं होता, तो इतना ये ग्रुप है वो बोला जाता है उसको फ्यूमिरेट। तो इस फ्यूमिरेट को है वो ये एक एंजाइम है आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम है, वो फ्यूमिरेट को है वो हटा दिया जाता है। इस फ्यूमिरेट को साइटोसोल में भेज दिया जाता है। साइटोसोल में वैसे सिट्रुलिन है वो जब बना था सबसे पहले वो साइटोसोल में आ जाता है। जैसे ही सिट्रुलिन बनता है वो साइटोसोल में आ जाता है, और बाकी ये नीचे वाली प्रोसेस साइटोसोल में ही चलती है। तो ये फ्यूमिरेट है वो यहाँ पे बन गया है, और फ्यूमिरेट बनने के बाद में ये वाला ग्रुप है वो फ्यूमिरेट बन गया। बाकी बचा ये वाला ग्रुप जो कि होता है आर्जिनिन। तो हमारे पास आर्जिनिन यहाँ पे है वो बन जाता है, जो कि यहाँ पे आप नीचे वाली स्ट्रक्चर बिल्कुल यहाँ पे ये वाली सेम है, और ऊपर यहाँ पे है वो ये वाली स्ट्रक्चर पहले ही थी। ये हमारे पास है वो एस्पार्टिक एसिड वाला जो एमिनो ग्रुप है वो यहाँ पे इसके साथ में अटैच हो जाता है हमारे पास, तो बन जाता है हमारे पास आर्जिनिन। तो ये आर्जिनिन हमारे पास बन गया है, और आर्जिनिन में यहाँ पे H2O ऐड होके और एक एंजाइम आता है आर्जिनेज।
आर्जिनेज एंजाइम है वो इसमें से ऑर्निथिन अलग कर देता है। ऑर्निथिन का फॉर्मूला हमने पहले ही देखा था। ऑर्निथिन का फॉर्मूला यहाँ पे ये ओनली इतना ग्रुप है वो ऑर्निथिन का है, तो वो ऑर्निथिन ये वाला ग्रुप है वो आर्जिनेज एंजाइम है वो यहाँ पे है वो कट लगा के इसको ऑर्निथिन को अलग कर देता है, जो कि ये यहाँ पे है। और H2O यहाँ पे है वो ऐड होके इस वाले रिएक्शन में यहाँ पे बन जाता है यूरिया, जो कि अलग हो जाता है साइटोसोल में, और जो कि बाहर बाद में है वो ब्लड में भेज के किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से यूरिया का सिंथेसिस देखने को मिलता है। सो शुरू में हमने है वो ऑर्निथिन से वापस से ये साइकिल है वो शुरू हो जाती है। ये ऑर्निथिन लास्ट में साइटोसोल में बना है वो वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में उसके अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये ऑर्निथिन है वो जो CO2 और ATP और अमोनिया से बना था कार्बोमाइल फॉस्फेट, उसके साथ में जुड़ के ऑर्निथिन सिट्रुलिन बनाता है। और सिट्रुलिन और एस्पार्टिक एसिड मिलके है वो आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है। आर्जिनोसक्सिनेट है वो टूटता है फ्यूमेरेट में। सो सिट्रुलिन जब बना था वो साइटोसोल में आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से, और सिट्रुलिन और एस्पार्टिक एसिड से वो आर्जिनोसक्सिनेट बनता है। आर्जिनोसक्सिनेट है यहाँ पे है वो फ्यूमेरेट में टूटता है और आर्जिनिन में टूटता है, और वो ये आर्जिनिन है वो अगेन है वो टूटता है ऑर्निथिन में, और यहाँ पे बना लेता है यूरिया। तो ये सब है वो साइकिल है वो पूरा इस प्रकार से वो चलता रहता है। नाउ अगर हम बात करें लीवर के रोल के बारे में, हिपेटोसाइट्स कंटेन एंजाइम फॉर एमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन। सो हिपेटोसाइट्स उन्हें बोलते हैं, लीवर की जो सेल्स होती है उसे हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। उसमें वो सारे एंजाइम होते हैं जो एमोनिया को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जो अभी हमने सारा देखा ऑर्निथिन साइकिल्स में जितने एंजाइम थे। एंड कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया, जो कि यूरिया को प्राइमरी पाथवे होता है। एंड उसको वो यूरिया की जगह वो ग्लूटामाइन जो कि टेम्परेरी स्टोरेज होता है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यूरिया साइकिल सिंथेसिस हमने ऑर्निथिन साइकिल है वो या फिर यूरिया साइकिल हमने देख लिया, वही उसके बारे में सारा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अल्टरनेटिव पाथवे यहाँ पे फॉर नाइट्रोजन एक्सक्रीशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ग्लूटामाइन सिंथेसिस जो कि टेम्परेरी स्टोरेज है वो भी यहाँ देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, जो अमोनिया होता है उसको ग्लूटामेट जो होता है ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड जो ग्लूटामेट होता है वहाँ पे अमोनिया को वो मिला के ग्लूटामाइन बनाया जाता है ग्लूटामिक एसिड से। एंजाइम होता है ग्लूटामाइन सिंथेसिस, और जो कि ब्रेन और मसल्स एंड लीवर सेल्स में वो देखने को मिलता है। ग्लूटामाइन इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर या फिर किडनी एंड वेर इट इज रिलीज अमोनिया फॉर यूरिया सिंथेसिस। ओके, तो लीवर में यहाँ पे ये आके ग्लूटामाइन अमोनिया वो रिलीज़ कर देता है। ग्लूटामाइन से अमोनिया रिलीज़ होकर उस अमोनिया से है वो यूरिया का सिंथेसिस है वो देखने को मिलता है। फिर है वो यूरिक एसिड फॉर्मेशन, जो कि लाइक बर्ड्स वगैरह में है वो रेप्टाइल्स वगैरह में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे प्यूरिन कैटाबॉलिज्म से है वो बनता है। ब्रेकडाउन ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन, जो कि प्यूरिन होते हैं एडेनिन और गुआनिन नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ओके, सो जो कि यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उनके कैटाबॉलिज्म से ब्रेकडाउन से वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एंजाइम होता है जेंथिन ऑक्सीडेज, फाइनल स्टेप में यहाँ पे जेंथिन ऑक्सीडेज है वो काम करता है। सो जो कि यूरिन में है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, ह्यूमन में तो ज़्यादा मेजरली तो है वो बर्ड्स और रेप्टाइल्स में वो देखने को मिलता है। यहाँ पे वो एक्सक्रीट होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट उनमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स में। देन है वो किरेटिन भी है, एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसका भी फॉर्मेशन है वो देखा जाता है। सो डिराइव्ड फ्रॉम किरेटिन इन फॉस्फेट जो होता है उससे ये डिराइव किया जाता है मसल्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म से। यहाँ पे लीवर सिंथेसाइज किरेटिन विच डिग्रेड इनटू किरेटिनिन। किरेटिन है वो डिग्रेड होता है किरेटिनिन में, और जो कि है वो किडनी के थ्रू वो एक्सक्रीट वो देखने को मिलता है, एक्सक्रीट होता है। या फिर और बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बात करें, हिप्योरिक एसिड होता है, लाइक हाइप्योरिक एसिड जो कि बेंजोइक एसिड जो कि डाइटरी सोर्स होता है, और ग्लाइसिन है एमिनो एसिड, उससे मिलकर वो ये हाइप्योरिक एसिड बनता है डिटॉक्सिफाई यहाँ पे, जो कि यूरिया में है वो एक्सक्रीट होता है। हर्बीवोर्स में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो भी घास फूस खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं हर्बीवोर्स उनमें है वो ये, बिकॉज वहाँ पे बेंजोइक एसिड है वो आता है और वो ग्लाइसिन से मिलकर हाइप्योरिक एसिड से वो बनता है। और अगर हम बात करें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लीवर
इन नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन में है वो यहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि लीवर डिसफंक्शन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो सकता है, जिससे वो लीवर है वो उस फंक्शन करना बंद कर सकता है। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्यूमुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, अगर जमाव कुछ ज़्यादा ही हो गया लाइक अमोनिया वगैरह, तो वहाँ पे वो हिपेटोसाइट सेल्स को डैमेज कर सकता है, जिससे लीवर काम करना बंद कर सकता है। देन सीरोसिस और हिपेटाइटिस देखने को मिल सकता है, जिससे एंड उसमें वो यूरिया साइकिल को वो इम्पेयर कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है यूरिया साइकिल को। यूरिया साइकिल अगर कंप्लीट नहीं होगा लीवर में, तो यहाँ पे ब्लड में अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा हाइपर एमोनिया। ओके, हाइपर अमोनिया की कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ जाएगी, जो कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज कराएगी। अमोनिया वो न्यूरॉन सेल्स को फिर डैमेज कराने लग जाएगी, तो ये सब है वो देखने को मिलता है। फिर यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है वो देखने को मिल सकता है यहाँ पे जेनेटिक एंजाइम डेफिशिएंसी के कारण, लाइक कुछ जो एंजाइम्स हमने देखे थे ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज कुछ थे एंजाइम्स, तो वो यहाँ पे उनकी डेफिशिएंसी होने के कारण है वो ये यूरिया साइकिल डिसऑर्डर हो सकता है। यूरिया साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो अगेन अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और गाउट में मतलब एक्सेसिव यूरिक एसिड है वो अगर जॉइंट्स वगैरह में है वो एक्यूमुलेट हो जाए, और या फिर एक्सिस हो जाए एक्सेसिव यूरिक एसिड के कारण जॉइंट वगैरह में वो एक्यूमुलेट होने के कारण गाउट है वो प्रोड्यूस हो सकता है। एंड अगर डायग्नोस्टिक मार्कर्स की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे डायग्नोस हम कर सकते हैं, लाइक ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट हो सकता है, जिसमें वो इसको यूरिया को वो डिटेक्ट किया जाता है। सीरम अमोनिया में है वो हम देख सकते हैं ब्लड में है वो, या फिर सीरम में अमोनिया का लेवल हम देख सकते हैं। अगर लीवर फेलियर है, लीवर काम नहीं कर रहा है, तो वो अमोनिया की कंसंट्रेशन सीरम में है वो एलिवेटेड देखने को मिलेगी, हाई देखने को मिलेगी। बाकी यूरिक एसिड लेवल भी हम देख सकते हैं हाई, गोट में जो जॉइंट्स वगैरह में हाई देखने को मिलेगी। और समरी की अगर हम बात करें, हमने देखा कि यहाँ पे लीवर का रोल और उसका फंक्शन क्या रहता है। लीवर में यहाँ पे अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन रहता है, जिसमें अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, और बाकी यूरिया सिंथेसिस होती है। ओनली ऑर्गन परफॉर्मिंग फुल यूरिया साइकिल। ओके, लीवर है वो यहाँ पे। और अल्टरनेटिव पाथवे में हमने ग्लूटामाइन बनता हुआ देखा, यूरिक एसिड देखा, क्रिएटिनिन बनता हुआ देखा। एंड एक्सक्रीशन रेगुलेशन की बात करें तो यूरिया है वो ब्लड में जाके वहाँ पे किडनी से वो यहाँ पे फ़िल्टर आउट कर दिया जाता है।